नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत फिल्म देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द डे द अर्थ स्टूड स्टिल। कहानी की शुरुआत वर्ष 1928 में भारत के बर्फ से ढके पहाड़ों से होती है। एक पर्वतारोही जब अपना तंबू तैयार कर रहा होता है तो उसे अचानक चोटियों से चमकती हुई एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है। उत्सुकतावश वह यह देखने का फैसला करता है कि यह क्या है। जैसे जैसे वह करीब जाता है उसे एक छोटा चमकता हुआ ग्रह दिखाई देता है जो बर्फ की एक पतली परत से ढका हुआ है। उत्सुकता से वह अपनी कुल्हाड़ी से बर्फ तोड़ता है। तुरंत वह एक चमकदार रोशनी से घिरा हुआ होता है और बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तो चमकता हुआ ग्रह गायब हो चुका होता है और उसे अपने हाथ पर एक अजीब गोल निशान दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसके डीएनए के लिए त्वचा ले ली है। अब दृश्य वर्तमान समय में बदल जाता है। वे एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डॉ. हेलेन बेंसन का परिचय देते हैं जो पृथ्वी से परे सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन में विशेषज्ञ थीं। और क्या हमारे ग्रह के सूक्ष्म जीव अन्य ग्रहों पर रह सकते हैं। और वह एक प्रयोगशाला में अलौकिक जीवाणुओं के बारे में व्याख्यान दे रही हैं। कक्षा के बाद उसे अपने सौतेले बेटे जैकब से निपटने के लिए घर जाना पड़ता है। घर पर जैकब स्वस्थ भोजन खाने से इनकार करता है और अपना अधिकांश समय वीडियो गेम खेलने में बिताता है। जब हेलेन उसे खाना लेने के लिए मना रही होती है तो उसे एक फोन कॉल आती है जिसमें कोई उसे बताता है कि कार थोड़ी देर में उसे लेने आ रही है। इसके तुरंत बाद पुलिस अधिकारियों का एक समूह उसके घर पहुंचता है। अधिकारियों में से एक हेलेन को बताता है कि FBI को उसकी मदद की जरूरत है। ज्यादा जानकारी दिए बिना वह उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन हेलेन हिचकिचाती है कि उसे जैकब की देखभाल करनी है। लेकिन अधिकारी उसे बताता है कि ये सरकार का आदेश था। वह जल्दी से जैकब की देखभाल के लिए एक पड़ोसी की व्यवस्था करती है और बहुत उलझन में महसूस करते हुए कार में चली जाती है। रास्ते में हेलेन पूछती रहती है कि वह FBI क्यों जा रही है, लेकिन अधिकारियों को भी कुछ नहीं पता। लेकिन वह हेलेन को सड़क देखने के लिए कहता है। यह देखने के बाद उसे दर्जनों पुलिस वाहनों द्वारा एस्कॉर्ट किया जा रहा है और सड़क पर कोई अन्य वाहन नहीं है। उन्होंने उसे लेने के लिए पूरे राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया और अब हेलेन स्थिति की गंभीरता को समझती है। अंततः वे एक हवाई क्षेत्र में पहुंचते हैं। हेलेन एक सैन्य विमान में सवार होती है। साथ में कई अन्य नागरिक भी होते हैं जो उसके जैसे ही भ्रमित होते हैं। ये पता चलता है कि ये सभी लोग विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। एक परमाणु भौतिक विज्ञानी, एक खगोल शास्त्री, एक सिविल इंजीनियर और अन्य। उन्हें न्यू जर्सी में मिलिट्री अकादमी ले जाया जाता है। प्रवेश द्वार पर सेना सभी से अपने फोन सौंपने के लिए कहती है। हेलेन चुपके से अपने फोन को अपने कपड़ों के नीचे छिपा लेती है। इस बीच माइकल उसे फोन करता है कि वह भी एक वैज्ञानिक है और हेलेन का पुराना दोस्त है। अंदर डॉ. माइकल ग्रेनर है जो आखिरकार सभी को स्थिति समझाता है। अंतरिक्ष से एक अज्ञात वस्तु एक असामान्य पथ पर पृथ्वी की ओर आ रही है। वैज्ञानिक की गणना के अनुसार ये मैनहट्टन में बिल्कुल दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। वैज्ञानिकों में से एक पूछता है कि हम हमला करने के लिए मिसाइल क्यों नहीं लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन माइकल बताते हैं कि वस्तु इतनी तेज गति से आगे बढ़ रही है कि वे इसे मिसाइलों से नहीं मार सकते। इस वजह से सरकार ने संकट से निपटने के लिए एक आपातकालीन टीम बनाई है। जबकि एक महिला पूछती है कि हम मैनहट्टन से सभी लोगों को क्यों नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन माइकल कहता है कि ये असंभव है कि उनके पास मैनहट्टन से टकराने के लिए केवल 1 घंटा है और संभावित रूप से 8 मिलियन लोगों को मार सकता है। बैठक के बाद हेलेन जैकब को फोन करने और उसे चेतावनी देने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। वह नहीं जानती कि उसे सच्चाई कैसे बताई जाए, इसलिए वह बस उसे तहखाने में छिपने और सुरक्षित रहने के लिए कहती है। उसकी पुकार एक महिला सैनिक सुन लेती है जो बाथरूम के स्टॉल का दरवाजा खटखटाती है। लेकिन गुस्सा होने के बजाय सैनिक चुपचाप फोन से अपने प्रियजनों को भी कॉल करने के लिए कहती है। जल्द ही वैज्ञानिकों की टीम उस स्थान के लिए उड़ गई जहां वस्तु के दुर्घटनाग्रस्त होने की उम्मीद थी। तनाव बहुत अधिक है। वे नहीं जानते कि वस्तु क्या है और उनके हथियार इसके खिलाफ बेकार लगते हैं।
घबराहट में वे हाथ पकड़ते हैं और अंतिम सेकंड गिनते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर की खिड़की से टीम एक चमकदार विशाल चमकते ग्रह के आकार का अंतरिक्ष यान देखती है, जिसने गति कम कर दी है और धीरे धीरे आसमान से उतर रही है। ये शहर की सड़कों को रोशन करता है क्योंकि यह निकट आता है और अंत में उतरता है, और टीम सुरक्षात्मक सूट पहने हुए वैज्ञानिक सावधानी से अंतरिक्ष यान के पास जाते हैं। अचानक एक चमकदार रोशनी चमकती है और एक एलियन व्यक्ति अंतरिक्ष यान से बाहर निकलता है। हेलेन लगभग किसी ट्रांस में एलियन की ओर चलती है। एलियन अपना हाथ बढ़ाता है और वह भी वैसा ही करने लगती है, लेकिन जैसे ही उनके हाथ मिलने वाले होते हैं, कोई गोली चलाता है। एलियन हेलेन की बाहों में गिर जाता है। प्रकाश में से एक विशाल प्राणी प्रकट होता है। यह एक तेज ऊंची आवाज के साथ सभी मशीनरी को निष्क्रिय कर देता है, जिससे आसपास के सभी लोग स्तब्ध हो जाते हैं। जैसे ही प्राणी घायल एलियन तक पहुंचने वाला होता है, एलियन अपना हाथ उठाता है, उसे रुकने का संकेत देता है। तुरंत प्राणी जम जाता है और बंद हो जाता है। सभी क्षतिग्रस्त पृथ्वी आधारित उपकरण फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। घायल एलियन को जल्दी से एक सैन्य प्रयोगशाला में ले जाया जाता है। चिकित्सा दल अनिश्चित है कि उसका इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि वे उसके जीव विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जैसे जैसे एलियन की हालत बिगड़ती जाती है, हेलेन गोली निकालने के लिए एक मानव सर्जन को बुलाने का सुझाव देती है। सर्जरी के दौरान एलियन के शरीर की बाहरी ग्रे परत, जो रेशेदार ऊतक की तरह दिखती है, छिलने लगती है। नीचे डॉक्टरों को पता चलता है कि एलियन बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह दिखता है। सर्जरी के बाद उसे एक सुरक्षात्मक कैप्सूल में रखा जाता है, जहां डॉक्टर उसकी स्थिरता की निगरानी करते हैं। उसका शरीर स्थिर हो जाता है और वह अंततः जाग जाता है। पहले तो वह डरा हुआ था, लेकिन जब उसने हेलेन को देखा तो वह शांत हो गया। हेलेन ने उसे आश्वासन दिया कि तुम सुरक्षित हो। अब पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद एलियन ने एक इंसान का पूरा रूप ले लिया है और वह बिल्कुल 1928 के पर्वतारोही जैसा दिखता है। वह हेलेन के शब्दों को इस तरह दोहराता है जैसे वह बोलना सीखने की कोशिश कर रहा हो। वह स्पष्ट रूप से अभी भी आसपास के तापमान के अनुसार अपने नए शरीर को समायोजित कर रहा है। मैनहट्टन में हुई घटना के बाद दुनिया भर में दहशत फैल गई। शेयर बाजार बंद हो गए और शहर आपातकालीन निकासी की तैयारी करने लगे। लोग बड़े पैमाने पर एलियन के आक्रमण के डर से प्रमुख शहरी क्षेत्रों से भाग गए, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक सुरक्षित आश्रय में छिपे हुए हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव रेजिना जैक्सन कार्यभार संभालती हैं। उनकी बैठक के दौरान रेजिना बताती है कि एलियंस ने अमेरिकी जासूसी उपग्रह को हैक कर लिया है और अब एलियंस के पास गुप्त सैन्य डेटा तक पूरी पहुंच है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात ये है कि इसी तरह के चमकते हुए अंतरिक्ष यान दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी उतरे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं हैं, कुछ बड़ा हो रहा है। प्रयोगशाला में रेजिना सुनती है कि वैज्ञानिक अपने निष्कर्षों के बारे में क्या बता रहे हैं। एलियन के ऊतक के नमूनों से 3 अलग अलग जीवन रूपों के डीएनए का पता चलता है। उसका आंतरिक शरीर मानव है, लेकिन उसका बाहरी ग्रे आवरण जैविक है और एक सुरक्षात्मक परत की तरह काम करता है। हेलेन का सुझाव है कि एलियंस पहले पृथ्वी पर आए होंगे और मानव डीएनए एकत्र किया होगा। संभवतः इसी वजह से ये एलियन मानव रूप धारण करने में सक्षम हुआ। बाद में टीम एलियन से उसके कमरे में मिलने जाती है। अब वह पूरे वाक्यों में बोल रहा है। वह पानी मांगता है। कांपते हाथों से वह पानी पीता है और टिप्पणी करता है कि उसे अपने नए शरीर की आदत डालने में समय लगेगा। वैज्ञानिक चुपचाप उसे देखते हैं, यह नहीं जानते कि उससे कैसे बात करें। रेजिना जैक्सन आगे बढ़ती है और उससे उसके इरादों के बारे में सवाल करती है। वह जवाब नहीं देता। फिर हेलेन धीरे से उसका नाम और पृष्ठभूमि पूछती है। एलियन आखिरकार खुद को काटो के रूप में पेश करता है। वह कहता है कि वह एलियंस के एक समूह का प्रतिनिधि है। काटो एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक बैठक का अनुरोध करता है। हालांकि
रेजिना उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देती है। इसके बजाय उनकी बातचीत के बाद वह आदेश देती है कि काटो को सत्य सीरम का इंजेक्शन लगाया जाए और आगे की पूछताछ के लिए अधिक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि काटो मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोज हो सकती है। वे उसे सीक्रेट सर्विस को नहीं सौंपना चाहते। हालांकि रक्षा सचिव रेजिना जैक्सन जोर देकर कहती हैं कि काटो मानवता के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है। वह पृथ्वी पर उसके उद्देश्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी निकालना चाहती हैं। डॉ. माइकल रेजिना से बहस करते हैं, लेकिन उनकी बातचीत में हेलेन बाधा डालती है, जो कहती है कि वह व्यक्तिगत रूप से काटो के इंजेक्शन और परीक्षण को संभालेगी। एक FBI अधिकारी उसे सत्य सीरम की एक शीशी देता है, लेकिन हेलेन चुपके से नियमित खारा की एक शीशी ले लेती है। रेजिना काटो से कहती है कि वे उसे अधिक सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। काटो असहमत है और शांति से कहता है कि वह सैन्य अड्डे को छोड़ने की योजना बना रहा है। रेजिना उसे जाने देने से इनकार करती है, कहती है कि वह अवैध रूप से पृथ्वी में प्रवेश किया है और उसके बड़े रोबोट ने सेना पर हमला किया है। काटो बताते हैं कि रोबोट केवल हिंसा के जवाब में सक्रिय होता है। इसके बावजूद रेजिना हेलेन को इंजेक्शन लगाने का आदेश देती है। जैसे ही हेलेन उसे इंजेक्शन देती है, वह चुपचाप काटो से कहती है कि उसे भागना चाहिए। इंजेक्शन के ठीक बाद हेलेन को सेना द्वारा ले जाया जाता है। काटो को एक कुर्सी पर बांधा जाता है और झूठ डिटेक्टर वाले कमरे में रखा जाता है। एक अधिकारी उससे बुनियादी सवाल पूछना शुरू करता है और मशीन की निगरानी करता है, लेकिन काटो अचानक झूठ डिटेक्टर को हैक कर लेता है और करंट अधिकारी को दे देता है। वह अधिकारी के दिमाग पर नियंत्रण कर लेता है और बेस से भागने का तरीका सीखता है। अपनी जरूरत की सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद काटो अधिकारी की वर्दी पहनता है और पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक्स पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके गार्ड को ढूंढता है। वह अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके उन सभी को निष्क्रिय कर देता है। जब बेस में अलार्म बजता है तो काटो चुपचाप भाग जाता है। अराजकता के दौरान हेलेन एलियन की त्वचा का एक नमूना चुरा लेती है। जब रेजिना को पता चलता है कि काटो भाग गया है, तो वह उसे खोजने और पकड़ने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने का आदेश देती है। इस बीच काटो एक व्यस्त ट्रेन स्टेशन पर पहुंचता है, जहां रद्द की गई ट्रेनों के कारण अराजकता फैल गई है। चूंकि वह अब आंशिक रूप से इंसान है, इसलिए काटो को पहली बार भूख लगती है। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वह बिना पैसे दिए एक वेंडिंग मशीन से सैंडविच लेता है। जब वह स्टेशन में लोगों को देखता है, तो वह ये देखकर हैरान हो जाता है कि वे एक दूसरे के साथ कितने आक्रामक हैं। अचानक उसे बीमार महसूस होने लगता है और वह बाथरूम में छिप जाता है। वह अपने गोली के घाव से लाल तरल खून रिसता हुआ देखता है। मानव शरीर की सीमाओं से कमजोर होकर वह बेहोश हो जाता है। हेलेन के घर वापस फोन बजता है। एक अजनबी उसे बताता है कि उसका रोगी ट्रेन स्टेशन पर है। ये समझते हुए कि उसका मतलब काटो है, हेलेन उसे खोजने के लिए दौड़ती है। वह उसे अपनी कार में ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात जैकब से होती है, जो खुश नहीं है। काटो हेलेन से अपने शरीर से निकाले गए भूरे रंग के बाहरी ऊतक का एक टुकड़ा मांगता है। वह इसे अपने घाव पर लगाता है और यह तुरंत ठीक हो जाता है। उसी समय अमेरिकी सैन्य बल बायोरोबोट पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उसे खतरा महसूस होता है, रोबोट सक्रिय हो जाता है। यह सभी सैन्य मशीनों पर नियंत्रण कर लेता है और उन्हें आसानी से नष्ट कर देता है। इसे रोकने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं और सैन्य नेता भ्रमित और असहाय हो जाते हैं। हेलेन काटो का अनुसरण करती है क्योंकि वह उसे शहर से बाहर ले जाता है। जैकब ट्रैफिक में फंसी कई कारों को देखता है। लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। वह एलियंस पर भरोसा नहीं करता है और कहता है कि उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि अगर उनके पिता जीवित होते तो वह उनसे लड़ते। वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। जब जैकब शौचालय जाता है तो काटो हेलेन से उसके परिवार के बारे में बात करता है। वह उसे बताती है कि जैकब के पिता एक सैन्य इंजीनियर थे
और जैकब के जन्म के समय उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। हेलेन ने जैकब के पिता से शादी की और उनकी मृत्यु के बाद उसने जैकब को अपने दम पर पाला। वे एक फास्ट फूड कैफे में रुकते हैं, जहां काटो की मुलाकात मिस्टर वू नामक एक बूढ़े व्यक्ति से होती है। वह भी एक एलियन है जो बहुत पहले इंसानों के बारे में जानने के लिए धरती पर आया था। काटो मिस्टर वू को मिशन के बारे में चेतावनी देता है और उसे धरती छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर वू मना कर देता है। वह सालों से इंसानों के बीच रहता आया है और उनसे प्यार करने लगा है। उसका एक परिवार है और कहता है कि वह उनके साथ रहना चाहता है, चाहे दुनिया खत्म ही क्यों न हो जाए। उसी समय सेना एलियन रोबोट के चारों ओर मजबूत दीवारें खड़ी कर देती है, जिसने काम करना बंद कर दिया है। एक विशेष आपातकालीन फोन लाइन पर सैकड़ों लोगों के कॉल आते हैं जिन्होंने काटो को देखा है। सरकार अब कहती है कि काटो खतरनाक और अपराधी है। सड़क पर वापस हेलेन, काटो और जैकब न्यू जर्सी जा रहे हैं। अचानक काटो हेलेन से कार रोकने के लिए कहता है। हेलेन उसके व्यवहार से भ्रमित होकर जैकब को कार में रहने के लिए कहती है और काटो का पीछा करती है। अचानक चमकते कीड़े दिखाई देते हैं और हेलेन को एक झील के पास ले जाते हैं। काटो वहाँ खड़ा है। वह छिप जाती है और देखती है कि पानी से एक चमकता हुआ अंतरिक्ष यान निकल रहा है। उस समय काटो एक संकेत भेजता है और दुनिया भर में एलियन जहाज सक्रिय होने लगते हैं। हेलेन चौंक जाती है। वह वापस कार में चली जाती है। काटो वापस लौटता है और हेलेन से कहता है कि उन्हें शहर वापस जाने की जरूरत है। हेलेन मना कर देती है और सच्चाई जानने की मांग करती है। काटो उसे बताता है, मनुष्य ग्रह को नष्ट कर रहे हैं। ब्रह्मांड में बहुत कम ग्रह हैं जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं। उसका मिशन मनुष्यों को हटाकर पृथ्वी को बचाना है। अगर लोग चले गए तो ग्रह ठीक हो जाएगा। हेलेन ने उसे रोकने का अनुरोध किया। उसका मानना है कि मनुष्य बदल सकते हैं और उन्हें एक और मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन काटो सहमत नहीं है। वह कहता है कि उसके लोग सालों से देख रहे हैं, उम्मीद है कि मनुष्य सुधरेंगे, लेकिन उन्होंने कभी इस पर विचार नहीं किया। अब बहुत देर हो चुकी है। सफाई प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इसे रोका नहीं जा सकता। तभी एक पुलिस अधिकारी उन्हें ढूंढता है। वह काटो पर बंदूक तानता है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। जैकब डर जाता है और काटो से अधिकारी को चोट न पहुंचाने के लिए कहता है। काटो हेलेन की कार के माध्यम से ऊर्जा भेजता है। अधिकारी नीचे गिर जाता है, लेकिन काटो उसी ऊर्जा का उपयोग करके उसे वापस जीवित कर देता है। वह समझाता है कि वह उसे मारना नहीं चाहता था। काटो कहता है कि उसने उसे एक पल के लिए रोकने के लिए हमला किया था। हेलेन अब समझती है कि काटो में अभी भी विनाश को रोकने की शक्ति है। वह कहती है कि वह उसे किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाना चाहती है जो उसे मानवता का अच्छा पक्ष दिखा सके। इस बीच सरकार चमकते हुए अंतरिक्ष यान के असली उद्देश्य को समझने लगती है। वैज्ञानिकों को पता चलता है कि प्रत्येक अंतरिक्ष यान जानवरों, पौधों और अन्य जीवन को पृथ्वी से दूर ले जा रहा है, जैसे नूह का जहाज। सचिव रेजिना को पता चलता है कि यह पृथ्वी के नष्ट होने से पहले जीवन को बचाने के लिए एक बचाव योजना है। सेना को लगता है कि हमला होने वाला है, इसलिए वे विशालकाय एलियन रोबोट को एक सुरक्षित बंकर में गहरे भूमिगत छिपा देते हैं। हेलेन काटो को एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक से मिलने ले जाती है, जिसने कभी नोबेल पुरस्कार जीता था। जब वे बात कर रहे होते हैं तो काटो चॉकबोर्ड पर एक गणित की समस्या देखता है और उसे ठीक करना शुरू कर देता है। वैज्ञानिक उसके साथ जुड़ जाता है और साथ मिलकर वे समस्या को हल करते हैं। वैज्ञानिक काटो की बुद्धिमत्ता से चकित है और जल्दी से समझ जाता है कि काटो इंसान नहीं है। वे बात करना शुरू करते हैं। वैज्ञानिक पूछता है कि काटो के लोग अपने संकट से कैसे बच गए। काटो बताते हैं कि उनका सूर्य मर रहा था, इसलिए उन्हें जीवित रहने के लिए विकसित होना पड़ा। वैज्ञानिक काटो को बताता है कि मनुष्य भी बदल सकते हैं, खासकर जब वे विलुप्त होने के करीब हों। काटो इससे प्रभावित होता है और अपने मिशन पर सवाल उठाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वे और बात कर पाते,
वायुसेना के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। काटो, हेलेन और जैकब जंगल में भाग जाते हैं। जब वे निकलते हैं तो वैज्ञानिक हेलेन से कहता है, शब्दों से उसका मन बदलने की कोशिश मत करो, उसे कामों से दिखाओ। जब वे जंगल में छिपे होते हैं तो जैकब एक खुले क्षेत्र में कदम रखता है और हेलीकॉप्टरों की ओर हाथ हिलाता है। वह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाता है। फिर रोते हुए वह हेलेन से स्वीकार करता है कि उसने ही सेना को बुलाया था, क्योंकि उसे लगा कि उसके पिता ने ऐसा ही किया होगा। हेलेन जैकब को प्यार और दुख के साथ बताती है कि उसके पिता चले गए हैं। जैकब फूट फूट कर रोता है। अचानक सैनिक हेलेन को पकड़ लेते हैं और उसे एक हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं जो उड़ जाता है। दूसरे हेलीकॉप्टर काटो को देख लेते हैं और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। काटो पायलटों को रोकने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। हेलीकॉप्टर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जैकब जंगल में भाग जाता है। उसे डर है कि कहीं काटो उसे चोट न पहुंचा दे, लेकिन काटो उसे समय रहते ढूंढ लेता है और उसे नदी में गिरने से बचा लेता है। शांति और विनम्रता से काटो जैकब से उस पर भरोसा करने और उसके साथ चलने के लिए कहता है। इस बीच हेलेन को सरकारी बेस पर ले जाया जाता है। वह रक्षा सचिव से उसे जाने देने का अनुरोध करती है। कहती है कि वह अकेली है जो काटो तक पहुंच सकती है और विनाश को रोक सकती है। इसी समय विशेष बल विशालकाय एलियन रोबोट पर जोखिम भरे परीक्षण कर रहे हैं। वे हीरे की नोक वाले उपकरण से उसमें ड्रिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रिल अंदर ही अंदर टूट जाती है। दरार से छोटे धातु के कीड़े निकलने लगते हैं और कई नैनो बॉट में बदल जाते हैं। रोबोट टूट जाता है और लाखों छोटे नैनो रोबोट में बदल जाता है। ये कीड़े सब कुछ खा जाते हैं, मशीनें, इमारतें, यहाँ तक कि लोग भी। उन्हें धूल में बदल देते हैं। सेना उन पर मिसाइलें दागती है, लेकिन विस्फोटों से नैनो रोबोट बड़े और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। नैनो रोबोट बादल की तरह उड़ता है, बेस से भाग जाता है और तेजी से खेलता है। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। यह देखते हुए कि हथियार बेकार हैं, सचिव रेजिना अंततः हेलेन को काटो से बात करने की अनुमति देती है, जबकि कोई अन्य विकल्प नहीं है। वह हेलेन के मित्र डॉ. माइकल ग्रेनर को भी मदद के लिए बुलाती है। काटो जैकब को जंगल में एक केबिन में ले जाता है, जहां लड़के को हेलेन को कॉल करने की अनुमति होती है। वह उसे बताता है कि वे कहाँ हैं और उसे लेने आने के लिए कहता है। यात्रा के दौरान जैकब काटो से कहता है कि वह अब उसे नष्ट नहीं करना चाहता है और उसे अलग तरह से देखना शुरू कर देता है। वे एक कब्रिस्तान में जाते हैं, जहां जैकब के पिता को दफनाया गया है। लड़का रोते हुए काटो से अपने पिता को वापस जीवित करने के लिए कहता है, जैसा उसने पुलिस अधिकारी के साथ किया था। लेकिन काटो दुख से समझाता है कि उसकी शक्तियां मृतकों पर काम नहीं करती हैं। निराश होकर जैकब उसे जाने के लिए कहता है। तभी हेलेन आती है और जैकब से फिर से मिलती है, उसे शांत करती है। काटो इस भावनात्मक क्षण को देखता है और यह अंततः उसे आश्वस्त करता है कि मनुष्य प्रेम, करुणा और परिवर्तन करने में सक्षम है। उसे एहसास होता है कि मानवता को दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें जीवित रहने के लिए अपने तरीके बदलने होंगे। इसी समय नैनो रोबोटों का झुंड तेजी से न्यूयॉर्क शहर की ओर बढ़ रहा है। यह कुछ ही सेकंड में एक विशाल स्टेडियम को निगल जाता है। रेजिना द्वारा राष्ट्रपति से शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करने की अपील के बावजूद राष्ट्रपति एक बार फिर सैन्य बल का आदेश देते हैं। हेलेन, जैकब, काटो और डॉ. माइकल उस स्थान की ओर दौड़ते हैं जहां काटो उतरा था, जो कि अंतिम एलियन अंतरिक्ष यान है। वे अवरोधों को तोड़ते हैं और आश्चर्यजनक रूप से सैनिक उन्हें जाने देते हैं। वह स्थान अब खाली है, सभी को निकाल लिया गया है। लेकिन जैसे ही वे अंतरिक्ष यान तक पहुंचते हैं, वायुसेना उसे नष्ट करने के आदेश के बाद गोलीबारी शुरू कर देती है। डॉ. माइकल हमले में मारे जाते हैं और अन्य लोग निकट आ रहे नैनोबॉट बादल से घिरे रह जाते हैं। काटो हेलेन और जैकब से कहता है कि उन्हें अंतरिक्ष यान तक पहुंचना चाहिए, लेकिन नैनोबॉट पहले ही वहां पहुंच जाता है। काटो उन्हें एक पुल के नीचे छिपा देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
नैनोबॉट पहले ही हेलेन और जैकब के शरीर में प्रवेश कर चुके होते हैं। उन्हें अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। जैकब की नाक से खून बहने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। हेलेन काटो से लड़के को बचाने का अनुरोध करती है। काटो नैनोबॉट को उनके शरीर से निकालता है, उन्हें अपने शरीर में भेजता है। वह उन्हें बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। फिर वह हेलेन को बताता है कि बूढ़ा वैज्ञानिक सही था, मनुष्य परिवर्तन करने में सक्षम है, लेकिन केवल तभी जब उसे चरम सीमा पर धकेला जाए। हेलेन और जैकब पर एक आखिरी नजर डालने के बाद काटो नैनोबॉट झुंड के केंद्र में चला जाता है और एलियन क्षेत्र में पहुंच जाता है। वह इसे छूता है, जिससे ऊर्जा का एक विशाल स्पंदन निकलता है जो तुरंत पूरे झुंड को नष्ट कर देता है। लेकिन इसकी एक कीमत है। नैनोबॉट्स के साथ साथ पृथ्वी पर सभी मानव तकनीक बंद हो जाती है। पावर ग्रिड विफल हो जाते हैं, मशीनें बंद हो जाती हैं और जीवन जैसा कि हम जानते हैं वह रुक जाता है। पृथ्वी मौन में डूब जाती है। काटो इसे मानवता द्वारा ग्रह को पहुंचाए गए नुकसान के लिए एक उचित कीमत मानता है। जैसे ही चमकता हुआ अंतरिक्ष यान आकाश में ऊपर उठता है, काटो मानवता को बदलने और जीवित रहने का एक आखिरी मौका देकर पृथ्वी छोड़ देता है। और यही कहानी का अंत है। आशा है कि आप सभी ने इसका आनंद लिया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।